सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो हम टॉपिक स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो एक प्रूफ था बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा या अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3 बीटा। इसी प्रूफ को हम आज के लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। तो हमने डिस्कस कर लिया था कहाँ तक, v प्राइम इज इक्वल्स टू एल प्राइम w प्राइम एंड h प्राइम, और ये थे इंक्रीज इन वॉल्यूम, और इसके अंदर जो वैल्यूज थी एल प्राइम w प्राइम h प्राइम ये इंक्रीज इन लेंथ विड्थ एंड हाइट था। तो हमने डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट, अगर हम इन तीनों डायमेंशंस को या लेंथ विड्थ हाइट को सेपरेट कंसीडर करें तो इनके अंदर जो होने वाला एक्सपेंशन होगा स्टूडेंट वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो फिर अगर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होगा तो ये फाइनल लेंथ विड्थ हाइट है, तो हम इनको कैसे कैलकुलेट करें? तो स्टूडेंट हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं एल प्राइम के फॉर्मूले से, जो हमने स्टडी किया था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में। ठीक, यहां पर एल शो करता है फाइनल लेंथ को। तो अगर मैं इन फॉर्मूलों को कन्वर्ट करना चाहूंगा एल डब्ल्यू और एच की टर्म में, तो मैं जस्ट रिप्लेस क्या करूंगा इस कैपिटल एल को स्मॉल एल से, तो ये फाइनल लेंथ बन जाएगी, ये इनिशियल लेंथ 1 एज इट इज रहेगा, अल्फा भी एज इट इज रहेगा, और डेल्टा टी में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी स्टूडेंट क्योंकि अल्फा पूरे क्यूब के लिए सेम है, मतलब जिस मटेरियल की लेंथ बनाई गई है उसी मटेरियल की विड्थ है और उसी मटेरियल की हाइट है। बिल्कुल इसी तरह लेंथ विड्थ और हाइट का टेम्परेचर भी सेम इंक्रीज किया गया है, मतलब पूरे क्यूब का जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो एक जैसा हुआ है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम यहां फिर डब्ल्यू एल को रिप्लेस करेंगे डब्ल्यू से, और अल्फा डेल्टा टी एज इट इज रहेगा। इसी तरह एल को रिप्लेस करेंगे एच से, और अल्फा डेल्टा टी एज इट इज रहेगा। अब इन वैल्यूज को एल प्राइम डब्ल्यू प्राइम एंड एच प्राइम की वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दें स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 में। तो आप लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 कुछ इस तरह हो जाएगी, v प्राइम एज इट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स एल प्राइम, ये रहा आपके पास एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई w प्राइम स्टूडेंट ये रहा आपके पास w 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी तरह स्टूडेंट्स h प्राइम, और h प्राइम की वैल्यू हमने यहां निकाली h 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर आप गौर करें तो स्टूडेंट्स ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, और मल्टीप्लाई को फर्दर प्रोसीड करें तो मैं l मल्टीप्लाई w मल्टीप्लाई h मीन्स इन वैल्यूज को मैंने स्टूडेंट्स एक साथ राइट करा है। और अगर गौर करें तो ये तीनों ब्रैकेट्स सेम हैं, और आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स जब आपके पास कोफिशिएंट सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, मीन्स 1 + 1 + 1 ये आपको क्यूब बना देगा। ठीक, अगर आप यहां पर स्टॉप हो गए, रुक गए, तो फिर आपको फर्दर कैसे प्रोसीड करना है स्टूडेंट? आप देख रहे होंगे यहां पर जो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसके ऊपर क्यूब है, तो आपने इससे सिमिलर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। वो फॉर्मूला स्टूडेंट कुछ इस तरह था, स्टूडेंट्स अगर आप उस फॉर्मूले को याद करें तो मैं यहां पर मेंशन करता हूं, जैसे एक 1 की जगह अगर आप a राइट कर लें और अल्फा की जगह अल्फा डेल्टा टी की जगह b राइट कर लें, तो आपको शायद याद आ रहा हो आपने ऐसे कुछ फॉर्मूला पढ़ा था a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला। तो हम भी यहां पर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब वो फॉर्मूला क्या है हम लिख लेते हैं। वो फॉर्मूला स्टूडेंट है a + b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब आपने फर्दर क्या करना है? तो स्टूडेंट आपने फर्दर कुछ भी नहीं करना। अगर आप ये वैल्यू इक्वेशन 1 में देखें
जो हमने यहाँ पर बनाई थी, तो यहाँ रेफरेंस दूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स v प्राइम आपके पास आएगा इज इक्वल्स टू v, इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं ये वैल्यू v के इक्वल है। इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जहां जहां स्टूडेंट a है उसको रिप्लेस करेंगे 1 से, और स्टूडेंट जहां जहां b है आप उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, अल्फा डेल्टा t से। तो मैं आगे यही करने जा रहा हूं। मैं क्या करूंगा, 1 रिप्लेस कर रहा हूं, a को रिप्लेस कर रहा हूं 1 से क्यूब, b रिप्लेस कर रहा हूं अल्फा डेल्टा t क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर, मजीद आगे b की जगह अल्फा डेल्टा t प्लस 3 a1 b अल्फा डेल्टा t स्क्वायर। स्टूडेंट फर्दर प्रोसीड कैसे करेंगे, तो मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन या ओमिशन की तरफ बढ़ूंगा। मतलब हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए, तो आपने स्टूडेंट्स देखा होगा, जैसे हमने अल्फा की वैल्यू को डिस्कस किया 11 एक्सपोनेंट -6 डिग्री इनवर्स, या हमने अल्फा 24 एक्सपोनेंट -6 डिग्री इनवर्स हमने डिस्कस किया था फॉर स्टील एंड एल्युमिनियम रॉड। अगर मैं आपसे ये कहूँ स्टूडेंट्स कि आप इन वैल्यूज का क्यूब कर लें या स्क्वायर कर लें लाइक दिस, और क्यूब की तरफ चले जाएं, ठीक, तो जब आप कैलकुलेटर से इसका क्यूब या स्क्वायर करेंगे तो आपको नजर आएगा ये पावर स्क्वायर करने पर हो जाएगी -12 और क्यूब करने पे स्टूडेंट हो जाएगी -18। मीन्स क्या मतलब है, अगर इसको आप अभी ऐसे राइट करें तो इसका मतलब है 0.000050 और 1140 के बाद आप प्लेस करेंगे 11। ये इतनी स्मॉल वैल्यू है स्टूडेंट। अगर पावर -12 हो गई तो स्टूडेंट फिर ये वैल्यू हो जाएगी 0 पॉइंट के बाद आपके पास जो 0 आएंगे वो 10 0 आएंगे, फिर 11, और अगर 18 पावर हो गई क्यूब करने पे तो फिर 16 0 आएंगे, फिर 11 आएगा। तो स्टूडेंट मतलब ये कि इन वैल्यूज का अगर स्क्वायर या हायर पावर की जाए तो ये वैल्यू स्क्वायर हायर पावर से बढ़ती नहीं है, बल्कि क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो इसलिए मैं यहां पर इन टर्म्स को अल्फा डेल्टा टी क्यूब और अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर को स्टूडेंट नेग्लेक्ट कर दूंगा और लिखूंगा सिंस वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल therefore we can neglect its square and higher power। अच्छा स्टूडेंट, हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही मुख्तसर है, हम इसको यहाँ से ख़त्म नहीं कर सकते। कोई कितनी भी छोटी या स्मॉल वैल्यू हो उसका कोई ना कोई वजूद होता है, लेकिन क्योंकि ये इतनी छोटी है कि हमारे फाइनल आंसर पर एज सच कोई इफेक्ट जाहिर नहीं करेगी, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो टर्म्स मैंने अंडरलाइन की हैं मैं इनको अब नेग्लेक्ट करने जा रहा हूं। तो आपके पास बनेगा v प्राइम इक्वल टू v 1 क्यूब 1 प्लस ये वाली टर्म नेग्लेक्ट हो गई, 1 स्क्वायर स्टूडेंट 1 होता है, 3 1 जा 3 अल्फा डेल्टा टी एज इट इज, और स्टूडेंट ये वाले टर्म भी क्या कर दी, नेग्लेक्ट कर दी। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो एक्सप्रेशन बचा आपके पास वो ये बच गया। अगर मैं इसको फर्दर प्रोसीड करूं तो v मल्टीप्लाई बाय 1 v 3v अल्फा डेल्टा टी। अब अगर आप यहां रुक जाएं स्टूडेंट, रुक जाते हैं और गौर करें हम जो प्रूफ करने जा रहे थे वो क्या था। तो स्टूडेंट दोबारा रिकॉल करें, प्रूफ था बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आपको प्रूफ करना हो तो जो प्रूफ करना होता है उसको आप अपने माइंड में सेव करके रखा करें और फिर उसके अकॉर्डिंग आप काम करा करें। यहाँ पर रुक कर देखें क्या ये तीनों टर्म जो रिक्वायर्ड हैं बीटा 3 और अल्फा क्या आपके एक्सप्रेशन में कहीं नज़र आने लगी। तो हम बोलेंगे हाँ स्टूडेंट 3 भी नज़र आ रहा है
और अल्फा भी नजर आ रहा है, लेकिन बीटा अभी क्या है, एब्सेंट है। अब हमारा असल टारगेट क्या है नेक्स्ट, कि हम बीटा यहां पर किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व करें। तो स्टूडेंट ये मैं थोड़ा सा रब करूंगा और अब हम आगे चलेंगे फॉर द सर्च ऑफ बीटा। तो बीटा सर्च करने की ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं है, बीटा यहाँ पर मौजूद है, बस आपने इक्वेशन को क्या करना है, इक्वेशन को आपने अरेंज करना है। कैसे, v राइट पर पॉजिटिव है, लेफ्ट पर लाके इसको क्या कर दीजिए आप, नेगेटिव करिए या माइनस करिए, और राइट पर आपके पास बचेगा 3v अल्फा डेल्टा टी। और हम जानते हैं स्टूडेंट, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी राइट कर सकते हैं। इसी तरह यहां पर v और डेल्टा टी एक्स्ट्रा है, क्यों, क्योंकि मेरा जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसके अंदर मुझे राइट पर 3 अल्फा चाहिए, तो राइट पर ये 3 अल्फा आप छोड़ दीजिए, v और डेल्टा टी लेफ्ट पर लाकर क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे। फिर दोबारा हमारी डेरिवेशन यहां पर आके रुक गई। अब कॉमन सेंस ये बोलती है, अगर ये v ओवर डेल्टा v ओवर v डेल्टा टी बीटा बन जाए तो फिर हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ये डेल्टा v ओवर v डेल्टा टी बीटा के ही इक्वल है। मैं आपको यहां करके दिखा देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं, ये बीटा है 3 अल्फा, तो ये हमारा प्रूव हो गया। वेयर हम बता देते हैं डेल्टा v इक्वल होता है स्टूडेंट v बीटा डेल्टा t के इक्वल, और अगर आप यहां से बीटा की वैल्यू निकालें तो डेल्टा v एज इट इज, v और डेल्टा t लेफ्ट पे आके क्या होगा स्टूडेंट्स, डिवाइड होगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि डेल्टा v ओवर v डेल्टा t किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है, और यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था जो हमने प्रूफ करा। स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। हम अपने लेक्चर को यहाँ से आगे लेकर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट हमारा है यूजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट आपको सिर्फ इंट्रो दूंगा यूजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का, और असाइनमेंट में आप इसको फॉलो करिएगा, और रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे भी दिया जाएगा। यूजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आप मैट्रिक से फॉलो कर रहे हैं, ये क्या है। दरअसल जो अभी हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा, क्या ये सिर्फ पढ़ने की हद तक है या प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका कोई यूज़ है, तो एग्जैक्टली इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ है, और आप डेली रूटीन लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका यूज जो आपके कोर्स में दिया है वो बाई मेटेलिक स्ट्रिप के अंदर है, जिससे आप बाई मेटेलिक थर्मोस्टेट बनाते हैं और बाय मेटेलिक थर्मोमीटर भी बना लेते हैं। ठीक, मतलब बाय मेटेलिक स्ट्रिप को यूज करते हैं आप, इनके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक, अब बाय मेटेलिक स्ट्रिप ये क्या है, ठीक है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता है। जैसे आपने घर में आयरन देखी होगी, ठीक, जिसको हम इस्त्री बोलते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, तो उसके अंदर आपने देखा होगा एक नोब लगी होती है जिससे हम टेम्परेचर को क्या करते हैं स्टूडेंट, सेट करते हैं। तो वो जो टेम्परेचर सेट होता है रिक्वायर्ड हमारा, ठीक, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसी तरह, ठीक है, आपने एक रेफ्रिजरेटर के अंदर नोब देखा होगा जो रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर को सेट करता है, 1 2 3 4 5 और मैक्सिमम तक जाता है। ठीक है, वहाँ पर भी जो स्ट्रिप्स यूज़ होती हैं वो यही होती हैं। हाँ, अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये टॉपिक मैं यहीं तक रखूँगा, या आपको रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे दिया जाएगा, तो आप इसको पढ़िएगा। ठीक, ये टॉपिक आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, जो
जो है स्टूडेंट गैस लॉस। थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक यहाँ पर स्टूडेंट्स एंड हो गया। अब ये नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं गैस लॉस। मैं आपको इसको पढ़ाने से पहले बताऊं कि आपने ये कई जगह पर स्टडी किया है और आप जानते भी हैं, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस लॉ थे, एवोगाड्रो और मजीद दूसरे लॉ मौजूद थे, ये गैस लॉ थे। इसी तरह आपने मैट्रिक फिजिक्स में भी ये गैस लॉस स्टडी किए होंगे। तो हम इंटरमीडिएट या सेकेंड ईयर के लेवल के हिसाब से इसको स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे ये करूं कि गैस लॉ एक्चुअली हैं क्या, ये होते क्या हैं, तो हो सकता है आपके दिमाग में ये आंसर आए कि सर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो ये गैस लॉ हैं। ये गैस लॉ हैं, तो मेरा क्वेश्चन पूछने का जो मतलब है वो ये है कि गैस लॉ क्या बताते हैं आपको। मतलब जब हम इतने सारे गैस लॉ स्टडी करते हैं तो कोई कॉमन चीज़ है, कोई कॉमन थिंग्स हैं हमारे पास जो हमें ये एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी मदद से हम, ठीक है, समझ सकते हैं कि ये चीज़ें गैस लॉ में डिस्कस की जाती हैं। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, हम गैस का बिहेवियर स्टडी करते हैं जो कुछ वेरिएबल्स या पैरामीटर या स्टेट वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। अब मैंने कहा कि गैस का बिहेवियर कुछ वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, तो वेरिएबल स्टूडेंट वो पैरामीटर्स होते हैं या वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो चेंज की जाएं या चेंज होने वाली हैं, और जब चेंज की जाएं तो गैस का बिहेवियर भी क्या होने लग जाए, चेंज होने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉल्यूम V, प्रेशर P, टेम्परेचर T और नंबर ऑफ मोल्स, या आप मास ऑफ गैस भी कह सकते हैं n, ठीक, क्योंकि मोल भी मास ही होता है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का। ये आपके पास गैस पैरामीटर या वेरिएबल्स हैं। इन गैस पैरामीटर और वेरिएबल्स को हम, ठीक है, डिस्कस करते हैं किनमें, गैस लॉज में। आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हम यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। यहीं से हम अपना लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे।